हाँ भाई, इधर फिजिक्स में क्या चल रहा था अपना? ऊष्मा स्थानांतरण में आदर्श कृष्णपिंड आपको बता दिया था, किरचॉफ का नियम हो गया था, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो गया था। किरचॉफ का नियम क्या है? किसी भी वस्तु के लिए एक निश्चित ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो उत्सर्जन क्षमता है ई लैम्डा, लैम्डा क्या है? लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है, उसको हम उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी अवशोषण क्षमता यानी ए लैम्डा का जो अनुपात है निश्चित ताप है बराबर होगा उसी ताप पर आदर्श कृष्णपिंड की उत्सर्जन क्षमता के बराबर। ये एक नियम है अपना कि जो उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है और जो अवशोषण क्षमता ए लैम्डा है, दोनों का जो रेशियो है यानी अनुपात, वो आदर्श कृष्णपिंड की उत्सर्जन क्षमता को ई से लिखते हैं। कैपिटल ई लिखने का मतलब है आदर्श कृष्णपिंड के लिए है, छोटी मोटी बॉडी के लिए स्मॉल ई, समझ गए। अनुपात एक नियतांक होता है जिसे आदर्श कृष्णपिंड की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं उसी तरंग दैर्घ्य पे। देखो तरंग दैर्घ्य सबके लिए कैसी रखी हमने? सेम। उतनी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित, उसी का प्रकाश अवशोषित, उसी तरंग दैर्घ्य के लिए आदर्श कृष्णपिंड का। फिर हमने आपको बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ये अपना एक बॉक्स हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा नर्सरी वगैरह में कांच के पेड़ अपने घर रहते हैं, उन सब में अपन सब्जियां उगाते हैं, खास तौर से ठंडे प्रदेशों में तो और ज़्यादा, क्योंकि इसकी एक टेंडेंसी है कांच की। ये क्या करता, सूर्य से जो अवरक्त किरणें आ रही उनको पहले आर पार करता जाएगा, और जब ये आर पार कर रहा तो हो क्या रहा, अंदर जो पेड़ पौधे ठंडे हैं वो इसकी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं थोड़ी थोड़ी, और बाहर निकल जा रहा। क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो तरंग दैर्घ्य होती कम। तरंग दैर्घ्य का मतलब आपको समझाया था हमने, ये तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। ये टेम्परेचर ज़्यादा होने पे, टेम्परेचर जब कम हो जाएगा, नहीं अभी कम है ना यार, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तरंग दैर्घ्य कम है, ये लो ये तरंग दैर्घ्य है। एक चक्कर की देखी जाती है, ऊपर का और नीचे का मिला के यहाँ तक, फिर ये दूसरे चक्कर की, फिर ये तीसरे चक्कर की, समझ रहे। और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो तरंग दैर्घ्य हो जाएगी ज़्यादा। तो ज़्यादा वाली तरंग दैर्घ्य जो है वो कांच के अणुओं के बीच में से पास नहीं कर पाएगी। अरे भैया एक चक्कर लगाने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, जितने में एक चक्कर लगा रहे हैं इनके तो हो गए 5-6 चक्कर, समझ आ रही बात कि नहीं। तो जो तरंग दैर्घ्य पतली होंगी, तरंग दैर्घ्य कम होगी, वो आसानी से कांच के अंदर निकल जाएंगे, लेकिन जिनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी वो कांच के अंदर से ना तो बाहर जा सकती ना बाहर से अंदर आ सकती, क्योंकि जो कांच के अणु हैं ना छोटे छोटे से, वो उसको पास ही नहीं होने देंगे अपने अंदर से, समझ आ रही, वही चीज़ है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा था तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो जब प्रकाश अंदर से जा रहा, अंदर भी जा रहा और बाहर भी निकल रहा, तो अंदर के जो पेड़ पौधे थे उनने इसकी ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लिया, किसके नियम से? कैलोरीमिति के नियम से, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे शाम हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, तरंग दैर्घ्य अब बढ़ गई। अब जो तरंग दैर्घ्य बढ़ गई तो ये जो प्रकाश है, ये पेड़ पौधे हैं वो अपनी ऊष्मा का उत्सर्जन करेंगे। बाहर का माहौल ठंडा हो गया ना, और ये अभी भी गर्म है पेड़ पौधे। कैलोरीमिति का नियम क्या कहता है? ज़्यादा ताप से कम ताप की तरफ ऊष्मा उत्सर्जित होगी। पेड़ पौधे गर्म थे, बाहर का माहौल ठंडा हो गया शाम होने पर, ये अपनी एनर्जी को बाहर देना चाह रहा है, जबकि इन्हें खुद ज़रूरत है, ठंड में मर जाए नहीं तुझे भी, नहीं समझे। तो अपनी एनर्जी को बाहर दे रहा है, क्योंकि फिजिक्स में तो भाई ईमानदारी का नियम चलता है। तो ये अपनी एनर्जी को बाहर देना चाहते हैं, लेकिन होगा क्या, हमने इसीलिए कांच लगा दिया। कांच क्या करेगा, वो जो प्रकाश जा रहा उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ गई। नेचर ऐसा है कि तरंग दैर्घ्य टेम्परेचर कम होने पर, डाउन होने पर, ठंडा होने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। इसीलिए हमने कांच की बाउंड्री बनाई, ताकि जब प्रकाश का उत्सर्जन करें हमारे पेड़ पौधे बाहर देने के लिए, खुद ना रखें अपने पास और बाहर देने की कोशिश करें, तो वो कांच से टकरा कर फिर वापस आ जाए, अंदर का माहौल गर्म बना रहेगा, पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे। इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेम ऐसा नेचर में भी होता है, ठीक है। जैसे मान लो सूर्य तो हमारा दिन में जल रहा, रात को गर्मी क्यों नहीं लग रही? रात को पूरा गर्म रहता है माहौल, हवाएं गर्म रहती हैं, क्यों होता है ऐसा है? जब दिन का समय है 12-1 बजे, टेम्परेचर बहुत हाई है, तरंग दैर्घ्य कम है, तो सारी गैस की जो लेयर बनी है उन सबको भेदता हुआ प्रकाश आ जाएगा अंदर, ठीक है। लेकिन जब शाम का समय होगा, टेम्परेचर हो गया कम, तरंग दैर्घ्य हो गई उनकी ज़्यादा, जो प्रकाश यहाँ पे अभी प्रेजेंट है उसकी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी ज़्यादा,
अब वो बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये CH4 जल वाष्प और जो CO2 गैसें हैं ये उसको बाहर नहीं निकलने देती। जो काम यहाँ कांच कर रहा था वहाँ पे वो लेयर करती है अपने लिए, है ना। तो यहाँ का माहौल गर्म रहता। फिर समझ आ गई बात। ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हेडिंग लिखो जरा एक, स्टीफन का नियम। हेडिंग लिखो स्टीफन का नियम। हेडिंग लिखो बेटा स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम, ठीक है। जैसे जैसे किसी पृष्ठ का ताप बढ़ता है, जैसे जैसे किसी पृष्ठ का ताप बढ़ता है, वैसे वैसे उस पृष्ठ से वैसे वैसे उस पृष्ठ से उस पृष्ठ से अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अधिक मात्रा में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अधिक मात्रा में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस संबंध में स्टीफन साइंटिस्ट है एक। इस संबंध में स्टीफन ने सन 1879 1879 में एक नियम का प्रतिपादन किया। 1879 में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे स्टीफन का नियम कहते हैं। जिसे स्टीफन का नियम कहते हैं। इनके अनुसार नीचे लिखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इनके अनुसार इन्वर्टेड कॉमा लिखो, किसी कृष्णिका ब्लैक बॉडी, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर देना। समानुपाती होती है, परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इन्वर्ट कॉमा क्लोज करो, नीचे वाली लाइन से लिखो। यदि किसी कृष्णिका का परम ताप कैपिटल T है, यदि किसी कृष्णिका का परम ताप कैपिटल T है, यदि किसी कृष्णिका का परम ताप कैपिटल T है,
तो उसके प्रति एकांक तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा नीचे लिखो, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। स्टीफन नियतांक है, सिग्मा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। हो गया, ये लिख गया ना। नीचे लिखो, जहाँ सिग्मा, ये जो आधा ना बना है उसको सिग्मा पढ़ते हैं। जहाँ सिग्मा एक नियतांक है, जिसे स्टीफन का नियतांक भी कहते हैं, हो गया। देखो इधर आओ, स्टीफन ने बोला कि मान लो कोई भी कृष्णिका है, वैसे तो ब्लैक बॉडी क्या होती, जो किसी भी प्रकाश को अवशोषित कर ले, अपन दिमाग में यही सोचते, लेकिन हमने आपको एक नोट लिखवाया था, जो जितने अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्व करता है एक टाइम के बाद, उतने अच्छे से उत्सर्जन भी करता है। समझ रही है ना। तो कृष्णिका का मतलब ये नहीं है कि केवल हम एब्जॉर्व करेंगे, उत्सर्जन भी करेंगे। उत्सर्जन मतलब बाहर फेंकना, अवशोषण मतलब ग्रहण करना। बार बार बताते रहते ये चीज़, नहीं तो दिमाग में पता ही ना चले कौन सा क्या है, ठीक है। तो स्टीफन क्या बोलता कि किसी भी कृष्णिका से, अब जरूर नहीं है कि ब्लैक बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, उसके एकांक क्षेत्रफल से, उसका क्षेत्रफल एकांक रहे, उसका समय भी एकांक रहे, यानी एक सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जो ऊष्मा निकलेगी, क्योंकि उसका ताप ज़्यादा है और हम जानते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम की तरफ या सराउंडिंग्स में, नहीं समझे, वातावरण में वो एनर्जी को बाहर देगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ, ठीक है, तो वो ऊष्मीय ऊर्जा का मान उसके परम ताप T के, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा ना इस बॉडी का जो हीट दे रही है, इसका टेम्परेचर T है, उसकी चतुर्थ घात 4 घात के समानुपाती होता है। समझ गए ना। स्टीफन का नियम क्या है, किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 1 सेकंड में जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। समानुपाती हटेगा, कांस्टेंट सिग्मा आएगा, जिसे कहते हैं स्टीफन नियतांक सिग्मा, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक क्या बनेगा, सिग्मा का मात्रक निकालो यहाँ से। Q का मतलब जूल, और T की घात 4 कहाँ जाएगा, नीचे, और ताप को केल्विन में नापते हैं तो केल्विन की घात 4, जूल प्रति केल्विन की घात 4। लेकिन एक चीज़ भूल रहे, क्षेत्रफल भी तो था और सेकंड भी था। कैसे थे, एकांक नीचे लिखे जाएंगे, प्रति मीटर स्क्वायर और सेकंड।
मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए लिखा, सेकंड समय के लिए लिखा। तो सिग्मा का जो मात्रक है स्टीफन नियतांक का वो है जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन की घात 4। जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन की घात 4, ठीक है। या जूल बटे सेकंड जहाँ पर भी हो उसको वाट लिख सकते हो। जूल बटे सेकंड का मतलब वाट शक्ति बोलते हैं, मीटर स्क्वायर केल्विन की घात 4। दोनों में से कोई भी सिग्मा की मात्रक बनेगी, ये आता है कभी कभी विकल्प में लगाने को, तो ध्यान रखना। हो गया। हो गया ना। समझ गया ना। किसी पर से जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी उसका मान उसके परमताप के चतुर्थाघात के समानुपाती होता है। सिग्मा कांस्टेंट आ गया, इसे स्टीफन नियतांक कहते हैं, मात्रक बताई दिया। इसका मान जो है वो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग होता है, ऐसे कोई पर्टिकुलर मान नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा, नीचे की नोट लगाओ, NOT नोट, उसमें लिखो सन 1884 में इनका नियम आया, 1879 में, फिर 5 साल बाद क्या हुआ वो देखो। सन 1884 में बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट हैं, ये भी एक बोल्ट्जमैन, BOLTZ, हिंदी में सा लिखा जाएगा बोल्ट्जमैन, और इंग्लिश में जेड पढ़ा जाएगा, बोल्ट्जमैन ने यह सिद्ध किया कि स्टीफन का नियम केवल आदर्श कृष्णिका के लिए ही लागू है। का नियम केवल आदर्श कृष्णिका के लिए ही लागू है। क्योंकि कृष्णिका परिवेश को, कॉमा, कृष्णिका के बाद कॉमा लगाओ, परिवेश मतलब सराउंडिंग्स, परिवेश को ऊष्मीय ऊर्जा केवल प्रदान ही नहीं करेगी, बल्कि परिवेश से ऊष्मा को ग्रहण भी करती है। परिवेश से ऊष्मा को ग्रहण भी करेगी। हो गया। ग्रहण भी करेगी। यह नियम स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम कहलाता है, मिला के पूरा स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। हो गया। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम भी कहलाता है, लाइन चेंज करके लिखो। माना कि एक कृष्णिका जिसका परम ताप कैपिटल T है। माना कि एक कृष्णिका जिसका परम ताप कैपिटल T है, एक T0 ताप वाले, एक T0 सफिक्स में 0 लगा देना, एक T0 ताप वाले
T0 ताप वाले परिवेश से घिरी हुई है। घिरी हुई है। तब यह यदि परिवेश को Q बराबर सिग्मा T की घात 4, परिवेश को Q बराबर सिग्मा T की घात, आधा ना बना हुआ है, सिग्मा T की घात 4 ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता है। सिग्मा T की घात 4 ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता है या करती है, तो इसके साथ ही परिवेश से Q डैश बराबर सिग्मा T0 की घात 4, ये लिखो, Q डैश बराबर सिग्मा T0 की घात 4 ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण भी करेगी। ग्रहण भी करेगी। अतः कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा नीचे से लिखो, इसे लिखो, फिर समझा रहे। लिख गया? समझो, देखो ऐसा है, हमने अभी केवल ये पढ़ा, एक बॉडी दूसरी बॉडी को एनर्जी दे रही, ऊष्मीय ऊर्जा दे रही, ऊष्मीय ऊर्जा को क्यू से लिखते हैं। तो जब वो ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान कर रही, ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करने का मतलब वो खुद ठंडी हो रही, इसे शीतलन बोलते हैं। शीतलन का मतलब खुद ठंडा होना और दूसरे को हीट देना। तो क्यू जो है वो समानुपाती था T की घात 4 के, वो सब तुमने पढ़ लिया, ये फॉर्मूला है ऊष्मीय ऊर्जा का जो दूसरी बॉडी को हम प्रदान कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, सिग्मा T की घात 4 स्टीफन के नियम से। अब जब अपने बोल्ट्जमैन आए तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारी बॉडी मान लो 60 डिग्री सी पे है, सराउंडिंग 30 डिग्री सी पे है, जाहिर सी बात है 60 वाली 30 को देगी, लेकिन 30 वाली बॉडी भी तो गर्म है, उसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर है, तो जो गर्म वाली बॉडी है उसको देगी, लेकिन साथ में उससे कुछ ऊर्जा लेगी भी। बात आ रही समझ में? तुम उसको एनर्जी दे रहे हो 60 से 30 की तरफ, लेकिन वो भी तो गर्म है, 0 डिग्री तो है नहीं उसका टेम्परेचर, कुछ तो है ना 30 का, समझ लो। तो उससे कुछ ऊर्जा अपन ग्रहण भी करेंगे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने तुम्हें 100 रुपये दिए और चांटा मार के 20 छुड़ा लिए। नहीं समझे? तो दिए कितने फिर हमने? 80। कैसे? 100 माइनस 20। देगा वही ज़्यादा गर्म वाला ठंडे को, लेकिन ठंडे से भी कुछ ऊर्जा ले लेगा वो। समझ गए ना बात को? जिसका टेम्परेचर कम है उससे भी ऊर्जा ले लेगा। ये बोला बोल्ट्जमैन ने। तब दोनों का मिला के एक संयुक्त नियम बना, जिसे बोलेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम या बोल्ट्जमैन स्टीफन नियम। तो फिर जो क्यू उत्सर्जित होगा वो क्या करोगे? जो तुम दे रहे थे सिग्मा टी की घात 4, तुम्हारा ताप टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है। हालांकि टी नॉट कम है, आसपास का वातावरण 30 मान लो, तुम्हारा 60 मान लो। तुम कितनी एनर्जी दोगे इसके नियम से? सिग्मा टी की घात 4, ये देखो ये लिखी, उसमें से माइनस करो जो तुमने ग्रहण कर ली उससे वापस। ठीक है, तो वो कितना लिखोगे? सिग्मा टी नॉट की घात 4। सिग्मा सेम रहेगा दोनों में, स्टीफन कांस्टेंट। समझ रहे? दो बॉडियों के बीच में लेन देन के लिए सिग्मा सेम रहेगा, चाहे हम तुम्हें दें या तुम हमें दो, दोनों के लिए सिग्मा ठीक रहेगा और टेम्परेचर का अंतर आएगा। यहाँ टी नॉट की घात 4 लिखो। ये वो है जो परिवेश से तुमने ले ली या परिवेश ने तुम्हें दी, और ये तुमने उसको दी, दोनों में से सिग्मा कॉमन ले लो। ये है सही नियम। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा होगा, ये बहुत कम होगा, उससे कितनी ले पाओगे तुम? खुद गरीब है, वो क्या देगा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम था। अब लिखो, एक हेडिंग लिखो छोटी सी, ताप प्रवणता। ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको पहले ही हो जाना चाहिए था। चलो, हेडिंग की टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी ताप प्रवणता। देखो, किसी वस्तु के गर्म भाग और ठंडे भाग, गर्म भाग और ठंडे भाग के बीच दूरी परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। ताप प्रवणता कहते हैं। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो। माना किसी क्षण के गर्म सिरे का ताप कैपिटल टी है और गर्म सिरे से दूर की ओर डेल्टा एक्स जाने पर, त्रिभुज वाला डेल्टा बनाना, डेल्टा एक्स जाने पर ताप में कमी डेल्टा टी की है। तब
देखो हेडिंग लिखी है ताप प्रवणता यानी कि वोल्टेज ग्रेडियंट, सॉरी टेम्परेचर ग्रेडियंट। मान लो कि अपनी एक छड़ है, ठीक है, इसका ये सिरा टी है और ये गर्म सिरा है, ये ठंडा सिरा है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा इसका, ठीक है। अब ये गर्म है, ये ठंडा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल यहाँ 100 डिग्री से यहाँ पे 0 और बीच में कुछ पता नहीं। ऐसा होगा कि इधर 100 है, फिर इधर 90 होगा, फिर इधर 80 होगा, फिर 70 होगा, फिर 60, धीरे धीरे करके फिर कम होता जाएगा। ऐसे ही होगा ना, ऐसा तो नहीं केवल यहाँ का 100 यहाँ का 0 और बीच में कुछ पता ही नहीं, समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे करके कम होगा ना टेम्परेचर। वही मैं कह रहा हूँ, इधर का टेम्परेचर टी है, इधर से गर्म सिरे से अगर आप थोड़ा दूर जाओ, ठीक है, यहाँ तक गए हम डेल्टा एक्स, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टी तो नहीं होगा, टी से थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा? टी माइनस डेल्टा टी। नहीं समझे? यहाँ का टेम्परेचर था टी डिग्री सी, वहाँ से जब हम थोड़ा सा दूर जाएंगे, एकदम गर्म से थोड़ा दूर चले गए, थोड़ा सा कम हो गया टेम्परेचर। कितना दूर गए? डेल्टा एक्स। दूरी तो तुमने बढ़ा दी, दूरी के बढ़ने के साथ में टेम्परेचर में कमी आ रही। ये देखो टी माइनस डेल्टा टी, जाहिर सी बात है गर्म से ठंडे की तरफ जा रहे हैं। सबसे गर्म स्थान जाइए, यहाँ से दूर जाओगे तो पक्की बात है कि टेम्परेचर कम ही होने। ठंडे होने का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर डाउन होना। तो जो ताप प्रवणता है ये बताती है कि दूरी में परिवर्तन के साथ, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी में परिवर्तन करा? डेल्टा एक्स। ताप में परिवर्तन, बेटा ताप में परिवर्तन कितने का है? पूरा मत बोल देना टी माइनस डेल्टा टी, परिवर्तन बताओ केवल डेल्टा टी का। नहीं समझे? चेंज क्या है? इधर टी था, यहाँ पर भी टी तो है लेकिन कुछ कम। कितना कम? डेल्टा टी। यही है परिवर्तन, वो भी माइनस में, क्योंकि दूरी जब बढ़ाई तो टेम्परेचर कम होगा, बड़ा नहीं है, इसलिए माइनस का लिखो। तो यही हम कह रहे हैं, दूरी में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन की दर को, अगर हमने वहाँ समय दर लिखवा दिया तो समय हटा देना, समय थोड़ी यहाँ पर देख लो, वैसे हमने नहीं लिखवाया, देख लेना। दूरी परिवर्तन के साथ समय परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? ताप प्रवणता। यहाँ ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी हमारा टेम्परेचर कम होगा। समझ रहे बात को? बस वही चीज़ है। तो नीचे लिख लो, यहाँ ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, डायग्राम बनाओ, ये लिख लो। डायग्राम बना लेना और वो लिख लेना फॉर्मूला। बोले लिखो। देखो यह ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यह ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यह प्रदर्शित करता है कि दूरी में वृद्धि के साथ, दूरी में वृद्धि के साथ ताप में कमी आती है। ठीक है, ताप में कमी आती है, ताप में कमी होती है। उस कमी को दर्शाने के लिए वो माइनस लगाया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो एक जरा। स्थायी अवस्था में 0.5 मीटर लंबी, ऊपर क्या लिखा? डेल्टा टी। बताए ना, ताप में या तो वृद्धि या इसको बोल सकते हैं तापांतर, ताप का अंतर, कितना अंतर आ गया। और बटे में डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? दूरी परिवर्तन या लंबाई बोल लो। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो।
देखो स्थायी अवस्था में 0.5 मीटर लंबी छड़ के मुक्त सिरों के ताप, मतलब दोनों सिरों के ताप 60 डिग्री सी और 0 डिग्री सी है। 60 डिग्री सी और 0 डिग्री सी हैं। 60 डिग्री सी और 0 डिग्री सी हैं। छड़ में ताप प्रवणता की गणना करें। 60 डिग्री सी और 0 डिग्री सी हैं। छड़ में ताप प्रवणता की गणना करें। हो गया भाई, तो आ जाओ, माइनस ही रहने दो। ताप प्रवणता चाहिए, डेल्टा टी मतलब ताप में परिवर्तन। तो गर्म से ठंडे का लिखो, गर्म वाला है 60 पे, ठंडा है 0 पे, यही हो गया तापांतर। भैया ताप में अंतर कैसे निकालोगे वृद्धि? दोनों को माइनस करके। नहीं समझे? परिवर्तन कैसे निकालोगे? दोनों को माइनस करके। वो आगे लिखा करो गर्म वाला, पीछे लिखा करो ठंडे वाला, ठीक है। डेल्टा एक्स दूरी या लंबाई, तो लंबाई उन्होंने दी है अपनी को, कितनी है 0.5। सॉल्व करो, 60 में 0 घटाओ 60, नीचे 0.5 भाई, 0.8 आगे 0 बढ़ाओ, 5 से 60 600 काटो, 120 बार कटेगा, माइनस का 120। इसका मात्रक क्या बनेगा? डिग्री सी प्रति मीटर। हो गया, 120 डिग्री सी का फर्क आएगा प्रति मीटर पर, ठीक है। इसे नोट करो। हो गया, हेडिंग लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो जरा। हेडिंग लिखो न्यूटन का शीतलन का नियम। न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लिखो, न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार, न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी तप्त पिंड, मतलब गर्म बॉडी, किसी तप्त पिंड से ऊष्मा हानि की दर, तप्त पिंड से ऊष्मा हानि की दर, कॉमा लगाओ, पिंड और परिवेश के तापों के अंतर, पिंड और परिवेश के तापों के अंतर, पिंड और परिवेश के तापों के अंतर के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। फिर सुन लो, न्यूटन के शीतलन का नियम के अनुसार किसी तप्त पिंड से ऊष्मा हानि की दर, कॉमा, पिंड और उसके परिवेश के तापों के अंतर के समानुपाती होता है। इनवर्ट कॉमा क्लोज कर दो, पूरा इनवर्ट कॉमा बंद कर लो इसे, और फिर नीचे लिखना, यह नियम केवल लघु तापांतर के लिए ही लागू होता है। यह नियम केवल लघु तापांतर के लिए ही लागू होता है। हो गया, लघु तापांतर के लिए ही लागू होता है। नीचे लाइन चेंज करके लिखो, माना किसी क्षण पिंड का ताप कैपिटल टी, माना किसी क्षण पिंड का ताप कैपिटल टी
और परिवेश का ताप टी नॉट है, सफिक्स में 0 लगा देना। पिंड का ताप कैपिटल टी और परिवेश का ताप टी नॉट है, सफिक्स में 0 लगा दो। तब पिंड से ऊष्मा हानि की दर, चलो कल लिखते हैं, इसके आगे का डेरिवेशन होगा। जिसकी फीस जमा नहीं है अपनी अपनी फीस जमा करो ध्यान से, ठीक है।